Hello everyone, I am Dushant Gupta. I welcome you all on my YouTube channel Physics Info by Dushant Gupta. So अब इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछली वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन आता है एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड में और इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट आपके पास, वहाँ पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस मैं कह देता हूँ इन दोनों के बीच में कितनी है भाई, 2a। कितनी है डिस्टेंस, 2a। ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस और सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी इस डाइपोल की, ये तो हमारे पास एक्सियल लाइन थी, इक्वेटोरियल लाइन होगी ये। ठीक है, दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लाइन के ऊपर आपके पास कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। क्या करना है इसके अंदर, मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी पॉइंट है P, ये मेरे पास कोई भी पॉइंट आपके पास P। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे मेरे को क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे मैं क्या मान लूँगा, एक यूनिट कूलम्ब चार्ज +1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, अब माइनस क्यू की वजह से इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों का नेट जो भी आएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारा प्रोसीजर ये है काम का। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर a point P. Let us consider a point P on the equatorial line, of an electric dipole, ठीक है, at a distance r, ये डिस्टेंस कितनी है, r, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे, एज शोन इन फिगर। ये आप देख रहे हैं फिगर के अंदर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन से लेके या सेंटर ऑफ डाइपोल से लेके पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, r। अब करना क्या है, हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का नेट निकाल देंगे। तो मान लीजिए माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो है E1। कितनी है, E1, और किस डायरेक्शन में लगेगी, देखिए माइनस क्यू प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी डायरेक्शन क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसको मैंने बोल दिया E1। ठीक है, ऐसे ही प्लस क्यू की वजह से प्लस जो है वो क्या होगा, रिपेल होगा, और रिपेल होगा तो जब ये रिपेल करेगा इसको, तो रिपेल करेगा तो ये कैसे जाएगा, दूर जाएगा इससे। So let's say this electric field is E2, this electric field is E2। तो ये मेरे पास आ गई E1 एंड E2। ठीक है, सब देखिए, लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। नाम दे दिया मैंने, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो E1 जो है हमारे पास वो क्या है, E1 क्या है भाई हमारे पास, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, E1 इज इक्वल्स टू
1/4 को मैं लिख देता हूँ के। मान रहा हूँ कि ये सारा सेटअप, ये सारा अरेंजमेंट जो है वो कहाँ रखा है, वैक्यूम के अंदर। तो यहाँ पे 1/4 आएगा और 1/4 क्या लिख सकते हैं हम, के। ठीक है, सो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। तो यहाँ पे रखेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये डिस्टेंस आपके पास टोटल 2a है और ये हमारे पास कितना रह जाएगा, a ओनली, और ये भी कितना है, a, क्योंकि O इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो ये डिस्टेंस a है और ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से O से P तक कितनी है, r। तो ये जो है आपके पास राइट हैंड सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, a² प्लस r² का रूट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, r² प्लस a² r² प्लस a² अंडर रूट। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे ही आप अंडर रूट r² प्लस a² का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास, r² प्लस a²। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA, अलोंग PA, P से A की साइड लग रही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, सिमिलरली E2 क्या हो जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितनी हो जाएगी, K Q अपॉन, ये भी डिस्टेंस कितनी है, ये R है ये A है, r² प्लस a² का अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे उसका स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, r² प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज अलोंग BP। देखिए ऊपर की साइड लग रही है तो अलोंग क्या हो जाएगी, B से P की साइड जा रही है, अलोंग BP। इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास दोनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट P के ऊपर। अब मेरे को क्या निकालना है, नेट, इन दोनों का क्या निकालूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे तो किधर जाएगा, मान लीजिए ये एंगल आपके पास कितना है, थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से किधर जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे इनके सेंटर में होगा। क्यों होगा इनके सेंटर में, क्योंकि यहाँ से देखिए इसका मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो जो नेट आएगा वो इनके सेंटर में आएगा। ठीक है, और ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये कंप्लीट एंगल जो है, ये कंप्लीट एंगल, अगर ये कंप्लीट एंगल की बात करूँ तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, बिकॉज अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या है, थीटा, और कंप्लीट क्या होगा, 2 थीटा। तो ये जो पिंक एरो है हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने का। एक तो आप डायरेक्ट इसका वेक्टर लॉ ऑफ वो लगा सकते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, वहाँ से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि E2 जो वेक्टर हमारे पास है उसको स्प्लिट कर लीजिए 2 कंपोनेंट्स में, ऐसे E1 को भी स्प्लिट कर लेंगे 2 कंपोनेंट्स में, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ दोनों तरीके देख लेंगे अभी। पहले सोल्व करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ई नेट की वैल्यू। ठीक है, ई नेट कितना होगा भाई, देखिए E1 एंड E2 पता है मेरे को, E1 एंड E2, ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट क्या हमारे पास, इट्स अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कितनी आएगी ये अभी निकाल के देखते हैं। देखिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ई नेट का दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर
प्लस 2E1 E2 और cos ऑफ थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स E1 और E2 के बीच में टोटल वेक्टर कितना, टोटल एंगल कितना है 2 थीटा, तो cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा। ये हमने यूज़ किया ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो ये किधर है, अलोंग, किस डायरेक्शन में लग रही है भैया, अलोंग। आप देखें बी से ए की साइड जा रही है, नेट किधर है, बी से ए, तो अलोंग बी ए, अलोंग बी ए, ओके। तो अब ये वैल्यू हमें निकाल लेनी है, और ये जैसे निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए कितनी आती है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे देखूँ E1 और E2, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन को छोड़ दीजिए एक बार, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों का सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो दोनों वैल्यू इक्वल होगी ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, यहाँ पे लिख सकते हैं एज E1 इज इक्वल्स टू E2, ठीक है, E1 इज इक्वल्स टू E2। तो यहाँ लिख सकता हूँ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 अगेन E1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 एज इट इज, और E2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, E1 cos ऑफ 2 थीटा, हो गया जी। तो ये क्या आएगा सोल्व होके, देखिए E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर, और ये भी क्या बनेगा 2E1 स्क्वायर, तो 2E1 स्क्वायर यहाँ से और 2E1 स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, तो 2E1 का स्क्वायर, अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस 2E1 स्क्वायर कॉमन आ गया, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू E1 की, चाहे आप हाँ यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं E1, या फिर आप E2 की जगह, E1 की जगह ये वैल्यू, मतलब दोनों इक्वल है तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, KQ/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए कितना बनेगा। तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2E1 स्क्वायर एज इट इज़ 1 प्लस, अब cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे हम, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, याद रखने आपको, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पुट कीजिए, cos 2 थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो ये -1 +1 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ रह जाएगा ओनली 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ठीक है। तो अंडर रूट 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बच गया हमारे पास लास्ट में। इसको सॉल्व करें आगे, क्या बनेगा, ये 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, E1 का स्क्वायर है E1 आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा बाहर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू। तो यहाँ आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए क्या होगा, 2 एज इट इज़, E1 की जगह पुट करेंगे जो वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 या 2 से, KQ/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड cos ऑफ थीटा, cos थीटा की वैल्यू इस फिगर से देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल है AOP, या फिर आप ये ले लीजिए POB, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए इन दोनों में से एक, ठीक है। एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज योर बेस। तो cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा बेस अपॉन, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस की वैल्यू कितनी है, A, यहाँ से यहाँ तक A इस ट्रायंगल में, और हाइपोटेन्यूस कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। तो ये वैल्यू उठा के cos थीटा की जगह रख देंगे हम, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, A/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2, अंडर रूट है, 3/2 नहीं होगा, ये 1/2, ठीक है। ये कितना हमारे पास 1/2। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो ये 1/2 एंड पावर 1 दोनों मिलके कितना बन जाएंगे, 3/2। तो इसको यहीं लिख देते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, और ये बन जाएगा मेरे पास 3/2 और मल्टीप्लाई बाई A। तो ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई बाई A, और ये हो जाएगा आपके पास 3/2। तो ये आ गया मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट पी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। एक इजी एक्सप्रेशन बनेगा जैसे हमने एक्सेल के केस में बनाया था पी के टर्म्स में। टी इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, कितना होगा क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2a, क्यू इंटू 2a। तो यहाँ से देखिए क्यू और 2 और a, क्यू इंटू 2a, ये क्या बना देगा आपके पास p। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है लास्ट एक्सप्रेशन वो क्या बनेगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू k। ठीक है, k को एज इट इज रखा, q इंटू 2a, इन दोनों को मिला के बना दिया p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, और जहाँ पे p की वैल्यू आपके पास कितनी है, q इंटू 2a, q इंटू 2a। तो ये आपके पास आ जाता है एक्सप्रेशन यहाँ से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ p। अब ये तो हमने सोल्व किया है। ठीक है, इसके आगे एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस वो और देख लेते हैं। जैसे एक्सेल के केस में क्या था स्पेशल केस, व्हेन r बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जब ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की डाइपोल से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल। तो क्या होगा, वी कैन नेगलेक्ट a। ठीक है, वी कैन नेगलेक्ट a फ्रॉम किसमें से, ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, इसमें से हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो जैसे आप इसको नेगलेक्ट करोगे तो ये नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, a को 0 पुट कीजिए, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास r क्यूब। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये किस में चला जाएगा, आर क्यूब के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास स्पेशल केस में कितना बच जाएगा, आर क्यूब। और यही एक्सप्रेशन जो है वो आपका लास्ट में यूज़ होगा इन न्यूमेरिकल। तो देखिए ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, एक तो ये, और दूसरा जो अभी लिख रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ई नेट इज इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो यूज़ होगा। तो पिछले एक्सेल के केस में भी हमने दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, वो कैसे वेरी कर रही थी डिस्टेंस के साथ, आर क्यूब से, और इस केस में भी कैसे वेरी कर रही है, आर क्यूब से। ठीक है, सो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है भैया। और दूसरा केस वेक्टर फॉर्म में अगर इसको बनाना हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखिए इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसका वेक्टर फॉर्म हम देखें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P या नेट जो भी आप बोलें इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू के एज इट इज़ अपॉन आर क्यूब भी आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और P जो है उसके साथ देखिए एक चीज़ देखना है यहाँ से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास है B से P, यानी प्लस Q चार्ज से माइनस Q चार्ज की साइड, प्लस Q से माइनस Q, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस Q से प्लस Q। ठीक है, तो आपका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक साइन आता है नेगेटिव बीच में। ठीक है, और फिर यहाँ लिख देंगे हम P वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म बन जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये समझने वाली बात थी कि माइनस साइन क्यों आता है। माइनस साइन इज जस्ट कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका A से B में है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो B से A में है, इस वजह से यहाँ पे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ कोई माइनस साइन नहीं दिखा रखा, बिकॉज ये माइनस साइन जो है वो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो ये हमारा केस है इक्वेटोरियल का। और एक्सेल के केस में क्या आई थी, यहाँ पे जस्ट 2 मल्टीप्लाई था। आपको अगर देखा हो, नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन पे वो यहाँ पे जस्ट 2 टाइम्स था, 2kp/r क्यूब। फाइनल एक्सप्रेशन स्पेशल केस का यही आया था, बस एक एक्स्ट्रा 2 था यहाँ पे।
ठीक है। तो जो रिलेशन है उन दोनों के बीच में वो क्या निकल के आ जाएगी, जब मैं बात कर रहा था कि हम रिलेशन भी देखेंगे इन दोनों के बीच में, तो रिलेशन क्या निकलेगी, अगर यहाँ पे देखें तो ई एक्सियल जो था वो था 2kp/r³ और ई इक्वेटोरियल जो है हमारे पास वो कितना है भाई, दैट इज kp/r³। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कराता हूँ, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करा देते हैं ऐसे। जैसे आप डिवाइड कराते हैं तो kp से kp कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल है, ठीक है। सो ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो ये रेशियो पूछ सकता है आपसे, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल आती है किससे, इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे। तो ये तो बात होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन। अब अगर मैं बता रहा था कि तुम्हें यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, दूसरा कंपोनेंट फॉर्म में। तो कंपोनेंट फॉर्म जो मैं ओरली बता रहा हूँ, देखिए कंपोनेंट फॉर्म कैसे करेंगे, यहाँ पे E2 का आप 2 कंपोनेंट कीजिए, E2 के जैसे आप 2 कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल थीटा आपके पास, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो एक ऊपर जाएगा यहाँ से E2 और एंगल नीचे वाली साइड के साथ है, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ इधर बनेगा आपका ई नेट की जगह लिख देंगे E2 जो वेक्टर है उसका कोस कंपोनेंट, दैट इज E2 कोस ऑफ थीटा, E2 कोस ऑफ थीटा। ऐसे E1 का जो है, E1 जो वेक्टर है वो मेरा ऐसे है और ये एंगल थीटा है इसके साथ, तो कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इधर जाएगा इसका, वो भी कितना आएगा, E1 कोस ऑफ थीटा। तो दोनों वेक्टर्स के कोस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और इस E1 का जो साइन कंपोनेंट है वो नीचे आएगा, दैट इज E1 साइन थीटा, ठीक है। और क्योंकि मैंने बोला था कि E1 जो है वो E2 के इक्वल है, E1 अगर E2 के इक्वल है तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला जो कंपोनेंट है E2 साइन थीटा एंड E1 साइन थीटा दोनों इक्वल होंगे। बट आप देख रहे हैं एक ऊपर की साइड लग रहा है और एक नीचे की साइड, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट इफेक्ट इन दोनों की वजह से कितना होगा, इस पर 0, कितना होगा 0। और ये जो कंपोनेंट है E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा ये दोनों भी इक्वल होंगे और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से नेट इफेक्ट आएगा। और वो नेट इफेक्ट कितना होगा, तो नेट इफेक्ट जो होगा इस केस में वो कैसे लिखेंगे हम, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और E1 E2 के इक्वल है। तो E1 और E2 जब इक्वल है तो E2 की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, E1, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2E1 cos ऑफ थीटा। और देखना जब हमने ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया था तो उस केस में भी एक्सप्रेशन ई नेट का यही आया था, बाकी आगे सेम करना है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास, दोनों तरीके से हम देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ना तो ये एक्सियल है ना ये इक्वेटोरियल है, दिस पॉइंट इज नाउ एनी जनरल पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। थैंक यू।